गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को। अपना जो लेसन अभी चल रहा है मुगल शासक, दरबार और वृत्तांत, इसमें जो हमारा टॉपिक है, जो अभी फिलहाल टॉपिक चल रहा है, वो है मुगल काल में नौकरशाही। तो मुगल काल में नौकरशाही क्या है, ठीक है, इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया किस प्रकार से थी, नौकरशाही के अंदर क्या आते थे। जो मुगल काल के अंदर सभी प्रशासन को, शासन को देखते हैं, उसमें जो राजा के कुछ विश्वस्त जो लोग हैं उनका एक समूह था नौकरशाही में, जो पूरे राजकाज को संभालते थे। किसके नेतृत्व में? राजा के नेतृत्व में, शासक के नेतृत्व में। तो सबसे पहले जो पॉइंट था अपना वो था नौकरशाहों में नियुक्ति की प्रक्रिया। तो इसका फर्स्ट टॉपिक था नौकरशाहों के समूह, यानी नौकरशाहों के समूह में कौन कौन लोग होते थे। तो इसमें अकबर और जहांगीर के काल के बारे में पूरा बताया गया है। फिर दूसरा टॉपिक आया था मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी एक प्रकार से एक पद होता था, ठीक है, ये प्रथा मुगल काल में चली आ रही थी। तो इसमें विस्तृत विवरण हमने पढ़ा था। जो तीसरा जो टॉपिक है, यानी अभिजात वर्ग में या अभिजात वर्ग की सैन्य गतिविधियां, यानी जो अभिजात वर्ग सबसे धनाढ़ और उच्च वर्ग था, ठीक है, इसकी सैन्य गतिविधियां क्या क्या थी मुगल साम्राज्य में, वो हम आज पढ़ेंगे। और इससे आगे हम पढ़ेंगे नौकरशाहों के प्रति दरबार का व्यवहार और नौकरशाहों पर नियंत्रण किस प्रकार से मुगल शासक करते थे। तो इसमें देखिए, मुगल साम्राज्य सैन्य प्रधान राज्य था, यानी मुगल जो शासक थे उनके पास सबसे ज्यादा सेनाएं होती थी, ठीक है। इसलिए अभिजात वर्ग की सेना संबंधित गतिविधियों को बहुत महत्व दिया जाता था। अभिजात वर्ग जो कि मुगल काल में सबसे धनी वर्ग था, इनकी राजा सुनता भी था, और इनकी जो गतिविधियां थी, सैन्य गतिविधियां थी, इनको सबसे ज्यादा सुना जाता था, इनको महत्व दिया जाता था। अभिजात वर्ग के सदस्य सैन्य अभियानों का नेतृत्व भी करते थे, क्योंकि ये भाई सबसे धनाढ़ वर्ग के थे। तो ये क्या करते थे, जितने भी सैन्य अभियान होते थे, छोटी टुकड़ी हो चाहे बड़ी टुकड़ी हो, इनका इन्हें या तो सेनापति बना दिया जाता था या फिर इनको और कोई महत्वपूर्ण नया कार्य इनको दिया जाता था। सैनिकों व घुड़सवारियों की भर्ती करना होता था, यानी जो अभिजात वर्ग के जो सदस्य हैं उनको सैन्य अभियानों के नेतृत्व करते थे, तथा वो और क्या करते थे, केंद्र व प्रांत स्तर के अधिकारी के रूप में भी कार्य करते थे। केंद्र व प्रांत का मतलब है कि जैसे जहां राजा राज्य कर रहा है, जैसे मान लो अकबर ही लेते हैं अपन, अगर अकबर आगरा में राज्य कर रहा है तो जो अभिजात वर्ग के जो लोग हैं उनको या तो आगरा में नियुक्ति होती थी या प्रांत स्तर पर अधिकारी के रूप में कार्य करते थे। प्रांत स्तर का मतलब हो गया जो राज्य होता था उसकी छोटी छोटी और भी टुकड़ियां, बहुत दूर दूर तक वो राज्य फैला होता था। तो छोटे छोटे जो प्रांत बने होते थे राज्यों के, उनमें भी कोई शीर्ष नेतृत्व का अधिकारी उनको नियुक्त कर दिया जाता था, और वो ये सब कार्य अभिजात वर्ग के लोग ही करते थे। वह अपनी टुकड़ी का सैनिक प्रमुख होते थे, उसे अपने सैनिकों व घुड़सवारों को भर्ती करना होता था, यानी उसको किन सैनिकों को लेना है, कैसे घुड़सवारों को लेना है, उनकी योग्यता देखता था। उनकी एक प्रक्रिया होती थी, ये अभिजात वर्ग के लोग उन प्रक्रियाओं को पूरा करा करके उनको अपने पास रखते थे। इन सैनिक व घुड़सवारों के लिए हथियार, रसद व प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी मनसबदार की होती थी, यानी मनसबदार एक प्रथा थी, एक पद था, वो सारी चीजें इनको उपलब्ध कराते थे। भाई कितने हथियार चाहिए, कितने रसद सामग्री और प्रशिक्षण, यानी उनकी ट्रेनिंग के लिए उनको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, तो ये सब कौन देते थे, मनसबदार देते थे। उसके घोड़ों की पीठ के दोनों ओर मुगलों का शाही निशान बना होता था, और उसके मुखिया तथा घोड़े का नंबर भी दर्ज होता था, यानी जो घोड़े हैं उनकी पीठ के ऊपर मुगल काल जो है, जैसे मान लो अलग अलग जो शासक होते थे मुगलों के, जैसे अकबर अलग था, फिर अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां, हुमायूं, बाबर, मतलब ये अलग अलग थे, ठीक है। तो इन सब ने क्या किया कि जो जितने भी जो घोड़े थे उनकी पीठों पर मुगल जो साम्राज्य था उनका अलग अलग एक शाही निशान होता था, उस निशान को वहां पे लगाते थे। कहाँ पे? घोड़े की पीठ पे, तथा उसके मुखिया तथा घोड़े का नंबर दर्ज होता था, यानी मुखिया और घोड़े का नंबर भी दर्ज होता था। शासक विभिन्न अवसरों पर नियमित रूप से अधिकारियों की सेना का निरीक्षण करता था। समय के साथ बदलाव के चलते हुए शासक व अभिजात वर्ग के बीच रिश्ते मुरीद व मुशीद जैसे बन गए थे। मुरीद और मुशीद का मतलब होता है कि एक दूसरे के प्रशंसक, यानी राजा उनसे खुश था और वो राजा के शासन से खुश थे, और उनमें आपस में एक ऐसा तालमेल और एक अपनापन बन गया था। अकबर के काल में पादरी फादर मानसरेट आया। एक पादरी मतलब एक चर्च था, विदेशी था, ये आया था। तो उसने क्या किया, शासक व अभिजात वर्ग के रिश्तों पर प्रकाश डालते स्पष्ट किया कि अकबर अपने अधिकारियों पर नियंत्रण रखने के लिए
कठोर भाषा का प्रयोग करता था। यानी इसके जो इनके रिश्ते तो अपनेपन के थे, ठीक है, लेकिन जो अधिकारी थे, प्रांत स्तर के अधिकारी हो चाहे केंद्र स्तर के अधिकारी हो, चाहे वो किसी सेना का नेतृत्व करने वाला टुकड़ी का एक राजा हो, मतलब छोटा सेनापति हो, कोई भी हो, उनके लिए जो अकबर है वो एक कड़क भाषा का यूज करता था, कठोर भाषा का यूज करता था। और वह लिखता है कि सत्ता के बेधड़क उपयोग और उच्च अभिजातों को रोकने के लिए राजा उन्हें दरबार में बुलाता और निरंकुश आदेश देता, जैसे कि वे उनके दास हों। इन आदेशों का पालन उन अभिजात के उच्च ओहदों और हैसियत से मेल नहीं खाता था। यानी कई बार क्या होता था कि भाई इनको इस तरह से घमंड ना हो जाए कि राजा हमें कुछ नहीं कहते हैं, हम ही सर्वे सर्वा हैं, सारा काम हम ही संभालते हैं, हमारा वर्ग सबसे उच्च वर्ग है। तो इस चीज को रोकने के लिए जो अकबर है वो उनको कठोर भाषा में कहता था। यानी कठोर भाषा का मतलब है, चाहे उनको मतलब कठोर भाषा का मतलब आप समझ रहे हो कि भाई कुछ उल्ट सुल्ट उनको बोल के भी बुलाना पड़ता था राजा को, और उनको ऐसे आदेश देता था जैसे कि वो उनके दास हो। दास का मतलब हो गया नौकर प्रथा, यानी उनके काम करने वाले हो। अभिजात वर्ग के लोग अपने आप को उच्च मानते थे, लेकिन राजा उनको इस प्रकार से धमका देता था। और वो जो उनके ओहदे थे और उनकी जो हैसियत थी, जैसे मान लो कोई प्रांत स्तर का अधिकारी है और अभिजात वर्ग का, और उसका ओहदा भी बड़ा है, उसकी हैसियत भी अच्छी है, लेकिन राजा ने उसको ऐसे आदेश दे दिए जैसे किसी नौकर को दिया हो आदेश, तो स्वाभाविक है कि कोई स्वाभिमानी आदमी है उसको ये चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, है ना। किसी भी प्रकार से डांट फटकार उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन जो अकबर है वो उन सब पे नियंत्रण रखने के लिए इस प्रकार की भाषाओं का और इस प्रकार की बेइज्जती वो कई बार कर देता था, ठीक है। तो वो इसलिए करता था कि किसी को इस प्रकार की गलतफहमी ना हो, किसी मुगालते में ना रहे कि भाई हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। तो ये तो था अभिजात वर्ग की सैन्य गतिविधियां, इन पे शासक अपना नियंत्रण रखता था। अब अगला टॉपिक आता है नौकरशाहों के प्रति दरबार का व्यवहार। जो नौकरशाह थे, ठीक है, उनके प्रति दरबार का क्या व्यवहार था, किस प्रकार से वो उनको ट्रीट करते थे, वो इसमें हम देखेंगे। मुगल दरबार में नौकरी पाना बेहद कठिन कार्य था। यानी मुगल दरबार का मतलब हो गया जो मुगल जो शासक है उसका जो दरबार है उसमें राजा के पास नौकरी पाना, चाहे नौकरी वो मंत्री से लेकर सैनिक से लेकर चाहे आगे किसी भी प्रकार की नौकरी हो, कोई भी नौकरी मिलना वहां पर बहुत ही कठिन होता था। दूसरी ओर अभिजात व सामान्य वर्ग के लोग शाही सेवा को शक्ति, धन, उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा के साधन मानते थे। नौकरी में आने वाले व्यक्ति से आवेदन लिया जाता था, फिर मीर बख्शी की जांच पड़ताल के बाद उसे दरबार में प्रस्तुत होता था। और मीर बख्शी के साथ साथ दीवान ए आला, यानी ये वित्त मंत्री का होता था दीवान ए आला, तथा सद्र और सुदूर यानी जन कल्याण व न्याय व अनुदान मंत्री भी उस व्यक्ति को कागज तैयार करवाकर अपने कार्यालय की मोहर लगाते थे। यानी वहां पर जो एक पूरा प्रोसेस चलता था मुगल दरबार में, जिस प्रकार से अब केंद्र सरकार होती है और केंद्र सरकार के बाद उनके अलग अलग मंत्री होते हैं, वो अलग अलग विभागों को देखते हैं। जैसे कोई न्याय मंत्री, कानून मंत्री न्याय का विभाग देख रहा है, कोई वित्त मंत्री है वित्त से संबंधित यानी पैसों से संबंधित कार्य देख रहा है, ये उस टाइम भी था। कोई जन कल्याण मंत्री है, वो लोगों के कल्याण से संबंधित जो चीजें हैं उसका काम होता था भाई इनको भर्ती करना, है ना। और उनके सबके अलग अलग कार्यालयों की मोहरें होती थी, पहले उनकी जांच पड़ताल होती थी, उनको सब चीजों से एक प्रोसेस पूरा था, उन सब से उनको गुजरना पड़ता था और उसके बाद उसको मुगल दरबार में नौकरी मिलती थी। अब है फिर वे शाही मोहर के लिए मीर बख्शी के द्वारा ले जाए जाते थे। ये तीनों मंत्री दरबार में दाएं खड़े होते थे। तीनों मंत्री कौन कौन से, यानी मीर, एक तो ये वित्त मंत्री हो गया, एक जन कल्याण मंत्री हो गया और एक ये जांच मंत्री यानी मीर बख्शी। तो ये जो हैं ये राजा के पास दाई साइड में तीनों खड़े होते थे और बाईं ओर नियुक्ति व पदोन्नति पाने वाला व्यक्ति खड़ा होता था। जैसे मान लो कोई व्यक्ति अगर वो कह रहा है कि भाई ये तो बहुत अच्छा साहब, इसको ये काम आता है और इसको आप नियुक्ति दे दो, तो एक साइड में वो तीनों मंत्री जो उसकी जांच पड़ताल करके लाए हैं वो खड़े हो जाते थे। दूसरी साइड में बीच में राजा बैठा था, दूसरी साइड में जिसको नौकरी लेनी है, जिसको नौकरी पानी है, वो व्यक्ति खड़ा हो जाता था और फिर उसके बाद जो राजा है उससे कुछ सवाल जवाब करते थे, ठीक है। और उसके बाद ही अब देखो आगे है तीन नियुक्ति व्यक्ति खड़ा होता था और शासक उससे कुछ औपचारिक बात करके उसे दरबार के प्रति वफादार रहने की बात करता था, संकेत करता था कि वह किस स्थान पर खड़ा हो। इस तरह उस व्यक्ति की नियुक्ति तथा पदोन्नति मानी जाती थी। यानी राजा उससे कुछ सवाल जवाब करके उसको ये बता देता था भैया आपको राज्य के प्रति, दरबार के प्रति वफादार रहना है, और उसको बताता था कि आप किस जगह पर, आपका कौन सा स्थान है, कहाँ पे आपको खड़ा होना है। इस तरह से वो नियुक्ति हो जाती थी। दरबार में नियुक्ति नौकरशाहों का एक वर्ग ऐसा भी था जिन्हें तैनात रकाब कहा जाता है। यह दल सुरक्षित सैन्य समूह माना जाता था। इसे किसी प्रांत या अभियान पर किसी भी समय भेजा जा सकता था।
ये लोग प्रतिदिन सुबह व शाम सार्वजनिक सभा भवन में शासक के सम्मुख आते थे। शासक की अनुपस्थिति में वजीर आला या मीर बख्शी को अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे। शासक के परिवार, महल, दरबार, सुरक्षा की जिम्मेदारी इन लोगों के पास होती थी। यानी ये एक स्पेशल इनका स्क्वाड था, एक स्पेशल सुरक्षा दस्ता जिसे अपन कहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे हमेशा मौजूद होता था। रोजाना राजा के पास जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराता था। सब सर हम यहाँ पर हैं, यानी माननीय जी हम यहाँ पे हैं अभी। अगर राजा किसी कारणवश बाहर गया तो वो कौन थे, जो उसके जो मंत्री थे राजा के, वजीर आला। वजीर आला कौन थे, वजीर ए आला या मीर बख्शी, ठीक है, इनके पास वो जाते थे और उनको अपनी अटेंडेंस उपस्थिति दर्ज कराते थे। सारी जिम्मेदारी जो भी शाही परिवार है, महल है, दरबार, उसकी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी इन लोगों के पास में होती थी। अब है नौकरशाहों पर नियंत्रण, यानी जितने भी नौकरशाह थे उन पर किस प्रकार से नियंत्रण रखा जाता था मुगल दरबार में, मुगल शासन काल में। इसमें ये टॉपिक्स आता है कि शासक द्वारा नौकरशाहों पर नियंत्रण के लिए कुछ नियम बनाए गए थे। उनके अनुसार शासक सामान्य रूप से इनके प्रति कठोर व्यवहार रखता था। नियमित निरीक्षण में इन्हें किसी तरह की छूट नहीं थी। थोड़ा सा भी शक होने पर वह अनुशासन को उल्लंघन करने पर इन्हें दंड दिया जाता था। इसकी कभी भी कहीं भी बदली की जा सकती थी। कोई भी अधिकारी किसी भी कार्य करने की मनाही नहीं करता था। इन सब के अतिरिक्त यह इनका कद पैतृक नहीं होता था, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को नए सिरे से जीवन की शुरुआत करनी होती थी। किसी भी अभिजात वर्ग के व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसकी संतान को नहीं दी जाती थी, बल्कि स्वतः बादशाह दरबार की संपत्ति बन जाती थी। यानी नौकरशाहों पर नियंत्रण किस प्रकार से करता था, कंट्रोल किस प्रकार से होता था कि उनके लिए एक नियमावली बनी हुई थी, किस प्रकार से उन्हें काम करना है। समय समय पर इनका उचित निरीक्षण यानी उचित इनका जांच पड़ताल होती थी। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको दंड मिलता था। ये एक प्रोसेस था वहां पे। और इनको जैसे जरूरी नहीं था कि भाई इनका स्थान एक जगह ही है। अगर कोई अनुशासनहीन मिल गया, ड्यूटी पे समय पे नहीं मिला, राजा ने अचानक विजिट कर लिया या किसी मंत्री ने अचानक विजिट कर लिया और उसकी शिकायत कर दी गई, तो उसको एक प्रांत से दूसरे प्रांत में उसको भेज दिया जाता था। उसको दंड भी मिलता था, कई बार उसको हटा भी दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद ये नहीं भी वो मर गया तो उसके बाद उसका जो उसकी संतान उसकी जगह मंत्री बनेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। नए सिरे से सबको एक परीक्षा से गुजरना पड़ता था, एक पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था और उसके बाद ही उनको उस वर्ग में सम्मिलित होना पड़ता था। अगर वो मर गया, उसके पास जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, जो भी कुछ उसकी है, वो उसकी संतान की नहीं मानी जाती थी, वो सारी राजा की हो जाती थी। तो ये जो हमने आज पढ़ा है, ये भाई नौकरशाहों की राज दरबार के अंदर जो मुगल काल के अंदर जो नौकरशाहों की नियुक्ति प्रक्रिया है वो किस प्रकार से थी। अब इसका जो दूसरा टॉपिक आता है अभिलेख विभाग व सूचना तंत्र, इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे।